Hello students, my name is Ranjana and I'm your biology teacher. I hope आप सब अच्छे होंगे और साथ साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे, राइट? सो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा जो ये चैनल है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है उसमें बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स है वो मैं कवर करूँगी, ठीक है। एनसीईआरटी के टॉपिक भी रहेंगे, जो भी बुक के अंदर आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे रहेंगे। साथ साथ में यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, और मैं भी यहाँ पर आपके साथ साथ में सॉल्व करवाऊंगी ताकि इजीली जो है आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सो पहले तो हम टॉपिक कवर करेंगे सारे, ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड। इसमें नोट्स भी रहेंगे, आप यहाँ से नोट्स भी लिख सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी आपको। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप इन फ्यूचर अगर नीट देना चाहते हो, ठीक है, और 11th-12th से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे तो वो भी इसमें कवर होंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्लास 10th की एनसीईआरटी भी रहेगी, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो भी रहेंगे, और उन्हीं टॉपिक्स में मैं थोड़ा थोड़ा जो है 11th-12th का नीट लेवल का कवर करते जाऊंगी। तो इन फ्यूचर अगर आप नीट देना चाहते हैं, 11th-12th में भी जाएंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जो चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो बायोलॉजी के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। सो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। होगा क्या इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स भी मिलेंगे आपको, और साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहेगी। मैं आपको यहाँ पे समझाती जाऊंगी हर चीज़ साथ साथ में। आप चाहे तो अपनी कोई भी नोटबुक बना करके उसमें नोट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है, ये मेरा चैनल है, ठीक है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लोगो है द बायो बुक, एंड चैनल का जो नेम है वो है बायो इज़ लाइफ, ओके। चैनल का लोगो ये रहेगा और चैनल का नेम है बायो इज़ लाइफ, ओके। लेट्स कंटिन्यू। सो हमारा जो चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है लाइफ प्रोसेसेस, इसका मीनिंग क्या है। सो बेसिकली लाइफ सबको पता है, ठीक है। तो देखिए, लाइफ किन किन चीज़ों में हो सकती है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है, कुछ लिविंग बींग्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस कुछ ना कुछ तो होंगे, तभी हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास जो है चेयर है, आप किसी रूम में अगर बैठे हो तो आपके आसपास सोफा होगा, बेड होगा, वॉल्स है, तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप लोग क्या है, लिविंग बींग्स है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, तभी हम जो है अपने आप को लिविंग बींग्स में काउंट कर रहे हैं, राइट। सो वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जो प्रोसेसेस है वो सिर्फ लिविंग बींग्स में होते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक लिविंग बीइंग के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के थ्रू उसकी लाइफ मेंटेन होगी, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी के आपके कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, ठीक है। हम कैसे डिफरेंसेस बता सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर कोई भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई खेल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे किसी में, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये एक लिविंग बीइंग है, राइट। सो इफ वी सी, ये जनरल नॉलेज है। इन जनरल नॉलेज की हम बात करें, हमें डीप में नहीं जाना है। अभी हम ऐसे समझ रहे हैं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो आप, आपको बस ऐसे ही आइडिया लगाना है कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, तो कैसे लगाएंगे। हम यही चीज़ देखेंगे कि वो हमसे बात कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो चेयर है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपसे बात करेगी, नहीं, ठीक है। तो कोई बात कर रहा है, या जो है फूड कंज्यूम कर रहा है, उसको एनर्जी के लिए फूड चाहिए, या फिर रन कर रनिंग है, मतलब रन कर रहे हैं, या फिर किसी पे शाउट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या रहेगी, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई जो पर्सन है वो लिविंग है या नहीं है, ठीक है।
So next is, if we see a dog running or cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep. अब हमने ये चीज तो कैसे पता लगाया था कि कोई जैसे डॉग है वो भाग रहा है, काउ च्यू कर रही है, या फिर मैन जो है वो शाउट कर रहा है, तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि वो लिविंग बींग्स में है. ठीक है, लेकिन अगर कोई सो रहा है तब हम कैसे आइडिया लगाएंगे? तब तो ना वो भाग रहे होंगे, ना चल रहे होंगे, ना वो चिल्ला रहे होंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो है जो भी पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, वो सो रहा है उस वक्त, तो तब हमें कैसे आइडिया लगेगा कि वो जिंदा है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हमें फिर भी हम सोचेंगे कि वो जिंदा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या नहीं? कैसे पता चलेगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम जो है यहाँ पर शाम हो रखी है मैं, ठीक है, एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो है इवनिंग स्नैक खाया था, खाना खाया था थोड़ा सा. और ऑब्वियसली अगर मैंने खाना खाया है तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी मैंने खाना खाया है वो डाइजेस्ट भी हो रहा होगा, राइट? तो डाइजेशन जो है हो रहा है, वो डाइजेशन का प्रोसेस भी किस में होगा? लिविंग बींग्स में ही होता है, राइट? तो एक प्रोसेस, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग बींग का डाइजेशन, या फिर हम उसको न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी अगर खाना खाया है तो बॉडी की जितनी भी अदर प्रोसेस है वो नहीं हो रहे बॉडी के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, मैं ब्रीदिंग भी कर रही हूँ, राइट? मैंने जो खाना खाया था थोड़ी देर पहले वो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, उस वो एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन साथ साथ में मैं ब्रीदिंग भी कर रही हूँ, अभी आपसे बात भी कर रही हूँ, तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं. ठीक है, तो ब्रीदिंग भी एक क्या रहेगा हमारा, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं, ये क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, देन उसके बाद हम ब्रीदिंग में हम रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. देन उसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट प्रोसेस, क्या होगा? नर्वस सिस्टम का, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जितने भी हमारे मेरी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम रहेगा, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है लिविंग बींग्स में. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जैसे हमारा जो ब्लड है, ठीक है, पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, राइट? तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि आपने जो भी खाना खाया है, एग्जाम्पल लेकर के चल रहे कि आपने जो भी खाना खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डाइजेस्ट हो गए, और डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में मिक्स होंगे, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होगा, और वो क्या करेगा? एक एक सेल के पास में जाएगा और एक एक सेल को जो भी न्यूट्रिएंट आपने खाए थे वो उसको ट्रांसफर करेगा, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके के जो ये प्रोसेसेस है, ये ही लाइफ प्रोसेसेस है. अगर इनमें से एक भी प्रोसेस स्टॉप हो जाए, एक भी जो फंक्शन ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें, एक भी काम करना बंद कर दे, तो वो लिविंग बींग जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं इन सारे प्रोसेसेस से कि कोई जो पर्सन है या एनिमल है वो अलाइव है या नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये क्वेश्चन है. ठीक है, life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. ये बहुत ज़्यादा important है. क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू ही, इन्हीं प्रोसेसेस से ही क्या होगा, उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एक्सक्रीशन. सो ये सारे प्रोसेसेस जो है एक लिविंग बीइंग में होने चाहिए. ये अगर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो अलाइव है वो पर्सन. न्यूट्रिशन होगा, यानी कि आपने जो खाना खाया है उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, डाइजेशन होगा. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होगा, ब्रीदिंग का प्रोसेस भी आएगा, प्लस जो आपने फूड कंज्यूम किया था उस फूड से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो हम रेस्पिरेशन में सीखेंगे कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फिर थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बताया था. फोर्थ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये पढ़ेंगे. एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स
जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें जो उनकी वजह से जो वेस्ट बन रहा है उस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वेस्ट भी कौन सा आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब कि आपने जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें कि यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन में जब हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो उस यूरिन में होता क्या है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, तो ये और जो भी आपने मेडिसिन वगैरह खाई है तो जो भी उसका टॉक्सिक सब्सटेंसेस बच रहे हैं आपकी बॉडी में, तो वो सब हम बॉडी से रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर वो बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। ये सारी जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये सब हम एक एक डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। ठीक है, सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वो सो भी रहे हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस अभी हमने पढ़े थे। द प्रोसेस विच टुगेदर perform the function of maintenance of life are called as life processes। ठीक है, कौन से प्रोसेसेस, मतलब जो अभी हमने पढ़े थे, न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेसेस एक साथ काम करते हैं, एक साथ फंक्शन करेंगे। ठीक है, और इन्हीं की वजह से पूरे एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो मेंटेन रहेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, एक और चीज, ऑर्गेनिज्म सबको पता है, अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि हम सेल के अकॉर्डिंग उनको अगर डिफाइन करेंगे तो दो टाइप के आएंगे हमारे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या क्या होंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है। अच्छा, ये चीज सबको पता होगी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से। दैट मीन्स सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एंड स्मॉल यूनिट है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का ही बना है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स वो सेल का ही बना हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास ना बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन सिंगल, ठीक है, सेलुलर मीन सेल, तो एक ही सेल के बने हुए हैं वो ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आता है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में बेसिकली रहेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स या जिन ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है, पूरा जो ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो मल्टीपल सेल से बना है, यानी कि बहुत सारी सेल्स है उनके पास। ठीक है, सो देयर उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स, राइट, एनिमल्स। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होंगे, मतलब सेल्स। ठीक है, सबको पता होगा सेल, सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, एंड ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होंगे मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ऑल दीज प्रोसेसेस जो भी हमने पढ़े थे आर कैरिड आउट बाय ए सिंगल सेल। ठीक है, एक सिंगल सेल के थ्रू ही सारे प्रोसेसेस होंगे, उसी एक सेल में। फॉर एन एग्जांपल हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा के अंदर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसी एक सेल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन भी होगा, सारे प्रोसेसेस एक ही सेल के थ्रू होंगे। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या होगा, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि अभी मैंने बताया था कि ग्रुप्स बन के क्या बना रहे, सीधा ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच रहे। एंड जो उससे क्या होगा, वेल डेवलप्ड सिस्टम्स आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेसेस है वो अलग अलग सिस्टम के थ्रू जो है कंप्लीट होंगे। फॉर एन एग्जांपल हम हमारी बात कर रहे हैं, तो हमने जो भी खाना खाया है, ठीक है, हम सिंपल एग्जांपल से ही लेकर के चलते हैं, हमने जो भी खाना खाया है
हमारे पास क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड्स रहेगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। ओके, तो इस बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो है पूरा मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सिंपल ऑर्गन सबको पता होंगे, जैसे हम बात करते हैं स्टमक, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, और ये पूरे मिलकर के एक साथ में क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो डाइजेशन या न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है हमारा, वो कहाँ हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की और ब्रीदिंग की, ठीक है, सिंपली हम ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन थोड़े से अलग है, ठीक है, तो हम पहले ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स क्या है, सिंपली हम O2 इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 एक्सेल कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इसमें हमें पता है कि हमारे लिए अलग से एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। क्या है उसके अंदर, लंग्स आएंगे हमारे, लंग्स तो सबको पता होंगे, बाकी चीजें पता हो या ना हो, लंग्स सबको पता होंगे, राइट। ट्रेकिया होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर लंग्स, एल्वियोलाई, तो ये सारे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one, ठीक है। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं। हम आगे अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से, वो हमारा रहेगा न्यूट्रिशन, ठीक है। सो अभी हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े, इन सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बॉडी में पूरा फंक्शन इनको करवाने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके के चलते हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आपको बोला जाए कि आप 2-3 दिन तक कुछ भी मत खाओ, बस स्टडी करो, स्टडी करो, आप गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खाना मत खाओ, अब बिल्कुल कल तक तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि नहीं, मुझे खाना दे दो, मुझे और कुछ काम नहीं करना है, होता है ना। बिल्कुल ऐसा लो फील करोगे, क्यों, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है, तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से ना। तो ये सारी चीजें, तो जो हमारी जो भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सबको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, हमारे फूड से, ठीक है। सो ये रीड कर लेते हैं एक बार। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन, उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि फूड से कैसे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता क्या है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी, अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फो चाहिए तो। ओके, सो सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन, चूज राइट, लिव वेल। ओके, सो ये तो वैसे हम इस चैप्टर में तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली डाइजेशन होता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड है, और कैसे वहाँ पर डाइजेशन होगा, फिर वो डाइजेशन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे कहाँ, ब्लड में कैसे मिक्स होंगे, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सिंपली न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर, intake of food and utilization of this food by an organism, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। intake of food, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लिखा है मैंने। तो बेसिकली इनटेक ऑफ फूड, अब फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे इनटेक ऑफ फूड। तो फूड जो हमने कंज्यूम किया है, उस फूड में क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, सोच के बताओ जल्दी। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ओके, एंड उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें, एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम खाना खा रहे हैं या इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब आपने जो भी खाना खाया है, वो जो खाना आपने खाया है उस खाने में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स से ही क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी यूज कर रही है, यूटिलाइजेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के रहेंगे। ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल्स में रहेंगे, विदाउट कार्बन हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम लाइफ को मतलब बेसिकली सोच ही नहीं सकते लाइफ के बारे में, क्योंकि कार्बन से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या करेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सकता है। फॉर एन एग्जांपल डीएनए, ठीक है, आरएनए, आप बात कर सकते कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन के बिना लाइफ जो है अर्थ पे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो जो रॉ मटेरियल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है बाहर से, वो क्या रहेगा, फूड, वाटर, एयर, ये सारी चीजें ही यूज करता है मोस्टली। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब हमने खाने की बात कर ली है, हमने ये पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स का है उसको यूज करना। ओके, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली, अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम सबको पता है, अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, है ना, छोटे से लेकर के बड़े तक। लेकिन अब हम सिर्फ ये तो अपने आसपास की वैरायटीज है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। आधे तो हमने देखे भी नहीं होंगे, या नाम तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग क्या है, हमारे में कुछ वेजिटेरियन होंगे, राइट, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है आपको लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस, मतलब वैरायटीज है बहुत सारी, तो उनके जो मोड्स है न्यूट्रिशन के वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे आपको। तो उसमें हम दो टाइप मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये दो रहेगा। आगे कंटिन्यू करें। सो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हम समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, और जो ट्रॉफिक वर्ड आया है उसका मतलब रहेगा न्यूट्रिशन, या फूड बोल सकते हैं, या फिर नरिशमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या रहेगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, बस उनको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए एंड देन वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करेंगे उनकी बॉडी में। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल तो सबको पता होगा, प्लांट्स, राइट। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यस, यू आर करेक्ट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, इसके अलावा कुछ और भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज आएंगे,
ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ एल्गी होंगे, मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या करते हैं ना, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है, एल्गी जो है। ओके, और बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो नहीं, बट ये केमिकल की प्रेजेंस में कर सकता है। तो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका रहेगा, या फिर हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक। एंड जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। समझ में आया? ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो भी दो टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मीन्स होता है लाइट, एंड ऑटोट्रॉफ मीन्स तो समझ में आ ही गया है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब बेसिकली रहेगा हमारा कि जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और फोटो ऑटोट्रॉफ हमारे मोस्टली कौन रहते हैं, प्लांट्स। ठीक है, कौन रहेंगे, प्लांट्स। और सेकंड है टाइप कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो मतलब होगा केमिकल, ठीक है, ऑटोट्रॉफ पता ही है, समझा ही दिया है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ में बेसिकली क्या रहेगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ठीक है, उनको सनलाइट की जरूरत नहीं है, या सनलाइट की प्रेजेंस में तो नहीं प्रिपेयर कर सकते फूड, बट वो कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना फूड, विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे तो उसमें आएंगे मोस्टली हमारे कुछ बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, देन आप जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट नाइट्राइट में। ठीक है, फिर उसके बाद सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो ये क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो हम इनको ऑटोट्रॉफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फूड तो ये खुद ही प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, फूड ये खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बस इनका मोड अलग है, ये केमिकल यूज करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, सो अच्छा, फोटो जो एल्गी है हमारी, उसको भी हम फोटो ऑटोट्रॉफ में ही ऐड करेंगे, ये भी फोटो ऑटोट्रॉफ ही होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मतलब होता है हमारा डिफरेंट, और ट्रॉफ वर्ड जो है वो फूड से ही आया है, या नरिशमेंट या न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब रहेगा हमारा, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स वही फूड, न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, उनको वो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब कि वो मोस्टली किस पे, जैसे या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, या एनिमल्स पे रहेंगे, तो वो किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं, वो खुद से फूड उनके बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, सबको बताऊंगी, जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या है, मोस्टली हमारे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, क्या रहेंगे वो, हेटेरोट्रॉफ। सी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगस, ग्रासहोफर, फ्रॉग, ये सब क्या है, हमारे हेटेरोट्रॉफ्स है। ठीक है, समझ में आया? आगे इसकी डेफिनेशन भी रहेगी, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स क्या रहेगा, सेल्फ, एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, या हम यहाँ पे नरिशमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर फूड। किसी और पे वो डिपेंड नहीं रहेंगे। समझ में आया? किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। Autotrophic nutrition is a process where an organism prepares its own food from simple inorganic materials like water, mineral, salts, carbon dioxide in the presence of sunlight. Example में plant, algae, etc. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब सिर्फ सनलाइट से काम नहीं चलेगा, इनको और भी मटेरियल्स चाहिए, जैसे वाटर भी चाहिए, मिनरल सॉल्ट्स भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा,
एक और इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए इनके पास, क्या होगी? सोचो सोचो जल्दी, थिंक अबाउट इट। सोच लिया? सो इनके पास क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल के बिना, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल के बिना ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्लोरोफिल होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे वही चीज दी हुई है, टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहेगा फर्स्ट, एंड सेकेंड हमारा रहेगा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ मैंने आपको दोनों पहले ही समझा दिया था कि क्या होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी एंड विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट। तो क्या चाहिए इनको? केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो सल्फर बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट्स दैट कंटेन सल्फर। कुछ ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे जहाँ पे सिर्फ सल्फर प्रेजेंट है या सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उस एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं? सल्फर बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है इजीली। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया, found in freshwater ponds and springs with high level of reduced sulfur salts. Okay, and then next है nitrifying bacteria, an example of chemoautotrophic bacteria that are important for recycling nutrients. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी बैक्टीरियाज हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं आपने, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो भी मैंने आपको बता दिया था। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होगा? हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ओके, heterotrophic nutrition is a mode of nutrition where organisms depend on other organisms for food and cannot make their own food. ठीक है, वो किसी और पर डिपेंड रहेंगे, अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। समझ में आया? These organisms which depend on other organisms for food are called heterotrophs. For example, all the animals, man, dog, cat, lion, most of the bacteria and fungi, etc. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे हमारे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और एनिमल्स है मोस्टली, क्या करेंगे? वो दूसरे पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड जो है, जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, अब ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये 3 टाइप पढ़ने हैं मोस्ट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि हमको पढ़ने होंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब रहेगा बेसिकली ऐसे मोड, मतलब ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इस मोड पर है वो सॉलिड या लिक्विड फूड कंज्यूम करेंगे और उनकी बॉडी के अंदर उस फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का जो मोड है वो अगर यूज करेंगे तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर कंज्यूम करते हैं। एंड नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब इसमें पैरासाइट्स जो है या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो आएंगे। ठीक है, जो होस्ट बॉडी पे रहेंगे और होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हम आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ओके, सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सेप्रोफाइटिक से। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? In this type of nutrition, an organism obtains its food from decaying organic matter. ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। तो मतलब ये क्या करते हैं? अपना फूड जो है खुद से तो नहीं बना सकते हैं, इनको किसी न किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो इसके लिए ये किस पर डिपेंड रहेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे।
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब कि डेड प्लांट्स या उनकी लीव आपने देखा होगा, जब वो ओल्ड हो जाते हैं या येलो हो जाते हैं तो लीव्स नीचे गिर जाती है, फिर आपको हमेशा के लिए वो लीव्स वैसे नहीं दिखेंगे, कुछ टाइम बाद वो लीव वहाँ से गायब हो जाएगी, आपको दिखेगा, या फिर वो ना आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म दिखेगा उसके ऊपर। तो बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो है हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट रहते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं हम इसे, और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, डेड एनिमल्स पे भी हो सकता है। जैसे हमारे घर में कभी कभी क्या है, ब्रेड चपाती जो भी है आपके घर में रखी हुई है, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह बहुत दिन से बाहर रखी हुई है और आपने यूज़ नहीं की है और वो खराब होने लग जाती है, आपने देखा होगा। तो खराब हो गई तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, आपको उसके ऊपर फंगस दिखेगी, दिखते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड कहाँ से कंज्यूम कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसमें देखो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं सेप्रोफाइट्स की, फंगस है, ठीक है, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, ये कुछ फंगस के नाम है, एंड मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है वो भी इस मोड को यूज करते हैं, ठीक है। नीचे कुछ और मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया हुआ है एग्जांपल, पेनिसिलियम एक फंगस है, मशरूम एक फंगस है जिसको लोग खाते भी है, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है जिसमें से एक वैरायटी को, एक दो वैरायटीज जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिलस, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मोड में क्या होगा, इस मोड में बेसिकली न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलेंगे पैरासाइट्स, क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स क्या करेंगे, गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, मतलब उन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे और वहां से अपना फूड लेंगे, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को बेसिकली होस्ट कर रहा है, मतलब पैरासाइट जिसके ऊपर है उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम होस्ट, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी पे है और होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है और होस्ट से अपना फूड कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में रहेगा हमारा कस्क्यूटा, ठीक है। कस्क्यूटा क्या है, बेसिकली एक प्लांट है एक टाइप का, बट बेसिकली वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर नहीं पाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है कि वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें दूसरा कलर में यूज कर लेती हूँ, वेट अ मिनट, हाँ सी, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर है यहाँ पे, और ऊपर आपको बीच भी कहीं कहीं पे येलो कलर दिख शो हो रहा होगा, ठीक है। येलो कलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये ही बेसिकली कस्क्यूटा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे, वैसे इतना दूर से आपको दिखेगा नहीं, लीव्स है छोटी छोटी सी, ठीक है, या स्टेम का पार्ट भी है उसमें। तो ये येलो कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक प्लांट है येलो कलर का, जिसमें क्या है ना, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और उस फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के पास में ग्रो करेंगे और पूरा क्या करेंगे, वो उस प्लांट से, उस प्लांट के अंदर जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो उस फूड को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्लांट का एग्जांपल है कस्क्यूटा, याद रखना आप। नेक्स्ट कुछ एनिमल्स में भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे लीच, तो ये रही हमारी, ठीक है, इसको हीरोडिनेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। लीच क्या करती है, आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, या फिर कहीं पढ़ा होगा कि क्या करती है, ब्लड सक करती है, ठीक है। तो ये होस्ट बॉडी से ब्लड सक करेगी, ब्लड इनका फूड रहेगा। फिर हमारे राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पैरासाइट्स है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पता ही होगा सबको, जो कि क्या है,
मलेरियल पैरासाइट है, बेसिकली मलेरिया कॉज करता है। टेपवर्म क्या है? टेपवर्म बेसिकली ये है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और राउंड वर्म ये है, ठीक है। दिस वन इज टेपवर्म एंड दिस वन इज राउंड वर्म। ओके, सो बेसिकली ये आपने देखा होगा टेपवर्म राउंड ह्यूमन बॉडी के अंदर छोटे बच्चों में देखा होगा, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टमक पेन वगैरह वगैरह होता है, तो फिर देखा होगा डॉक्टर्स जो है मेडिसिन वगैरह देते हैं, उससे ये निकल जाता है, बट ये हार्मफुल भी होते हैं, बट छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हम अगर बात करें तो इसके अलावा पैरासाइट्स जैसे मॉस्किटो, ठीक है, ये भी क्या एक टाइप का पैरासाइट ही है, जो कि ब्लड सक करेगा, ब्लड उसके लिए फूड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है पैरासाइट्स के, आप खुद से सोचना और आप अपने नोट्स में लिखना और कौन कौन से पैरासाइट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने आसपास नहीं मिलेंगे, और भी बहुत सारे पैरासाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? बेसिकली होलोजोइक में मैंने आपको पहले भी बताया था, होलोजोइक मीन्स इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स ईट सॉलिड और लिक्विड फूड, ठीक है, एंड द फूड में बी अ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट से भी वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं और एनिमल से भी कंज्यूम कर सकते हैं। In this process, an organism ingests the complex organic food material into its body and then digests the food, which is then absorbed into the body cells. ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि होगा क्या, अब जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है वो या तो सॉलिड या लिक्विड में होगा। हम हमारी बात कर लेते हैं ह्यूमन की, हम सॉलिड लिक्विड फॉर्म में फूड कंज्यूम करते ही है, और मोस्टली हमारा फूड ऐसे ही रहता है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड करते हैं, यानी कि हम माउथ से इनटेक करेंगे, देन वो हमारी बॉडी में जाएगा, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वहां पर जाएगा, एंड डाइजेशन भी वहीं पे होगा। कभी देखा है मैंने बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है? नहीं होता है ना। तो हम कौन से मोड यूज करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। हम आते किस में? वैसे तो हेटेरोट्रॉप से हम लोग, राइट, और उसमें भी मोड अलग अलग टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन के, जिसमें हमारा रहेगा एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फूड कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये मोड्स बताए गए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हमने डिस्कस किया है, उस उसमें ही हम आगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन अमीबा ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, तो यही सब पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ स्टेप्स है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। वो ही स्टेप्स अगर आपको लर्न हो गए तो आप इजीली डाइजेशन का प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा रहेगा इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम करते क्या है? खाना ही तो खाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं सुबह उठ के खाना खाए बिना ब्रश किए, नहीं, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, वो उसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या आएगा? हमारा इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? इंजेशन। इंजेशन का मतलब है नॉट इजेशन, इजेशन लास्ट में है, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 है ये, ठीक है, याद रखना ये क्या है? नंबर 1 है। एक सेकेंड, दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं। हाँ, सो नंबर 1 पे क्या रहेगा हमारा? इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। अब आपने फूड को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, माउथ से करेंगे ऑब्वियसली, फिर उसके बाद वो फूड नीचे जाएगा। अब नीचे माउथ से नीचे जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड हमारा जाएगा हमारे स्टमक में, ठीक है। फिर उसके बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन उसके बाद अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड हम अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे थ्रू एनएस। तो इस पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ से फूड जा रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया इंजेशन, सेकेंड रहेगा हमारा डाइजेशन, ये वाला, ठीक है। सेकेंड क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड इज डाइजेशन। तो डाइजेशन मतलब क्या होगा, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसको ब्रेक करना, क्योंकि आपने जो फूड कंज्यूम किया है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है वो कि लार्ज साइज के हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन ये लार्ज फॉर्म में, इसको सिंपलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो अमीनो एसिड बनना चाहिए। तो ऐसे ही सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। डाइजेशन का प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स खाए हैं अपने फूड में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हमें उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करवा रहे हैं हम डाइजेशन, ब्रेक क्यों कर रहे हैं फूड को, क्योंकि जब वो जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाए हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल से बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तभी हमारा जो ब्लड है उसमें वो एब्जॉर्ब होंगे और हमारी बॉडी उसको यूज कर सकती है, ठीक है। सो एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या है, कुछ एंजाइम्स होंगे हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन्हीं के थ्रू ये फूड का ब्रेक डाउन होता है। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है हमारा, क्या है, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट में एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या रहेगा कि अब आपने जो भी फूड कंज्यूम किया था वो फूड कंज्यूम करने के बाद उसको ब्रेक कराए, उसको डाइजेस्ट कराए, तो वो डाइजेस्टेड फूड अब आपका एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ठीक है। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वहाँ उसके नीचे ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा असिमिलेशन। अब आपने फूड को क्या करा है, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाए थे, जो जिनको आपने डाइजेस्ट किया है उनको आपने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या है, वो ब्लड में मिक्स हो गया है। ब्लड में मिक्स होने के बाद अब ऐसा नहीं है ना कि वो ब्लड में घूमता रहेगा वहीं पे, नहीं, आपने फूड क्यों खाया था, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। तो आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन किया है वो डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स क्या है, ट्रांसफर होंगे ब्लड के थ्रू, ठीक है, एंड उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, असिमिलेशन। ओके, सो डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। डन। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप है, ये फोर्थ था, ठीक है, फोर्थ स्टेप था, और लास्ट है हमारा नंबर 5, इजेशन, ठीक है। अब इजेशन में कंफ्यूज मत होना बच्चा। इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी। मतलब आपने जितना भी खाना खाया, जितना भी डाइजेस्ट होना था वो सब डाइजेशन का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गए और वो ब्लड में भी मिक्स हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना आपने खाना खाया पूरा डाइजेस्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, सो पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड बचा है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, अब हम उसको बॉडी में तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बॉडी में रखेंगे वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, पॉइजनस, या फिर हम बोल सकते हैं टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी हमारे बॉडी में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब तो क्या था, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक किया है, और इजेशन मतलब फूड को रिमूव किया है, कैसे फूड को, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड। ओके, क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं
न्यूट्रिशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए, अब वो 5 स्टेप्स कैसे यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स वो हमें देखना है। तो पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यूनिसेलुलर की बेसिकली, देन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, एंड बेसिकली मोस्टली आपको वाटर में ही मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, सिंपल फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब स्मॉलर, इनसे छोटे जो भी प्लांट्स या फिर हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे उनको कंज्यूम करेंगे मेनली इनका फूड। इनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, सबको पता होगा इतना तो, कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है बैक्टीरिया का। ये ऐसे इस टाइप से भी बना सकते हो, कि बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिया, सिंगल सेल है तो सेल में क्या रहेगा, हमेशा न्यूक्लियस तो होगा ही। ठीक, इस टाइप से बना सकते हैं हम, न्यूक्लियस बना दिया बीच में, तो बेसिक मतलब न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा ही। तो ये क्या है, अमीबा। अब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो फिक्स शेप नहीं होने की वजह से इनमें क्या है, कोई आप भी सिंगल सेल है वैसे भी, तो ना इनके पास हैंड्स है, ना लेग्स है, ना माउथ है, हमारी तरह कुछ भी नहीं है, तो फूड कैसे कंज्यूम करते होंगे, है ना। तो सोचने वाली बात है, कैसे कंज्यूम करेंगे। देखो, ये जो पार्ट है, मैं अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ, ये रेड कलर में जो मैं बना रही हूँ, दिस वन। ठीक है, ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ऐसे फिंगर लाइक, ठीक है, यहाँ पे भी है, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। देखो यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, ऐसे फिक्स शेप है ही नहीं, देखो हर हर डायग्राम में अलग अलग टाइप का आपको मिल रहा है, देखिए, तो मतलब ये अपना शेप चेंज कर सकता है, इरेगुलर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, जो आपको दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब रहता है बेसिकली फॉल्स, ठीक है, सूडो का मतलब क्या रहेगा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि उसके पैर है और उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, बट बेसिकली एक्चुअल में पैर होते नहीं है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं फॉल्स फीट या फिर सूडोपोडिया। ठीक है, अब ये फूड कैसे कंज्यूम करेंगे, फूड कंज्यूम करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, ये इन सूडोपोडिया की हेल्प से ही फूड को इनटेक करते हैं। सारे प्रोसेस होंगे जो भी हमने होलोजेनिक मोड के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स पढ़े थे ना 5, सारे इसमें होंगे। इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर असिमिलेशन होगा, सॉरी फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर असिमिलेशन होगा, एंड देन क्या होगा, इजेशन भी होगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, अमीबा सेंसेस फूड। अब अमीबा को पता चला है कि उसके आसपास में फूड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे उसको फूड का आइडिया लगेगा, वो क्या करेगा, फूड कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, ये जो इसकी सूडोपोडिया है इसको आगे की तरफ बढ़ा देगा, तो सूडोपोडिया सराउंड द फूड। द फूड इज एनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, फूड प्लस वाटर। ठीक है, फूड एंड वाटर क्या रहेगा, वो उसकी सूडोपोडिया के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाएगा। फिर वो वहां पे एक वैक्यूल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। वैक्यूल मतलब एक स्पेस, खाली स्पेस है जिसके अंदर फूड है। एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो जो उसकी बॉडी में, जो अमीबा के अंदर या फिर बॉडी में जो भी एंजाइम्स है, वो सारे एंजाइम्स उस वैक्यूल में जाएंगे, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। Food is digested and soluble materials are absorbed and assimilated means used। तो जो भी डाइजेशन हो गया है वो फूड अब वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अमीबा को जो भी यूज करना है उसका यूज कर लेगा, यानी असिमिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको वो बॉडी से रिमूव करेगा। सो अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड। ठीक है, समझ में आया। एक बार हम इसको और देख लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अमीबा के बारे में। सो अमीबा आर यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ओके, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो कि हमने देख लिया है कि वो किसी और से कंज्यूम कर रहे हैं, विच मीन्स दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। amoeba don't have amoeba don't have specialized organ for nutrition, so they use pseudopodia to perform all the processes through their body surface। उनके पास हमारी तरह हैंड, लेग्स, माउथ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सूडोपोडिया है जिसके थ्रू वो सारे प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अमीबा मोस्टली इट प्लांट रिमेन्स एंड कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी वो ईट कर सकता है। ठीक है, तो अब बेसिकली होगा क्या,
इस टाइप अमीबा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। अब इसको जैसे सेंस हुआ कि इनके आसपास में क्या है, कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मैं फूड पार्टिकल ड्रॉ कर लेती हूँ, ओके, सॉरी, फूड पार्टिकल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ये सूडोपोडिया है इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आगे बढ़ाते जाएगा ऐसे, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएगा और इन सूडोपोडिया को आगे बढ़ा करके क्या करेगा, पूरा ऐसे उस फूड को आगे ले जा करके कंज्यूम कर देगा अपने अंदर का और फूड वैक्यूल बना देगा, ठीक है। अब ये फूड हम आगे यहाँ पे बना देते हैं, सी फूड को क्या करा है इसने, सूडोपोडिया को आगे बढ़ा करके क्या कर दिया है, अपने अंदर जो है ले लिया है और साथ साथ में वहां पर उन्होंने क्या बना दिया, एक फूड वैक्यूल भी बना दिया है, सी, ठीक है। ये बन गया इनका फूड वैक्यूल और फूड को उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब ये फूड वैक्यूल में वो क्या करेगा अमीबा, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है इनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म पता है ना, सेल के अंदर भी होता है, एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम हर सेल ऑर्गेनल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एंजाइम्स के बारे में आइडिया लगाना है कि एंजाइम्स प्रेजेंट है उनके साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इसके साइटोप्लाज्म में, जो कि फूड के डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो फूड है, जो वैक्यूल बना है, अब ये जो आपका फूड है इसके अंदर क्या है, एरो में अंदर की तरफ बना रही हूँ, तो मतलब क्या कर रहे हैं ये, जो भी एंजाइम्स है वो इस वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे और वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। वैक्यूल के अंदर जो भी फूड है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, उसको बेसिकली क्या करेंगे, वो यूज भी करेंगे, ठीक है, असिमिलेशन करेंगे। अब मतलब डाइजेस्ट कर लिया है फूड को, तो अब क्या करेंगे, यूज करेंगे ना। तो असिमिलेशन का प्रोसेस भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, वेट सी, ठीक है। अब हम इसमें अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे करेंगे, एरो बाहर की तरफ, ठीक है, एरो बाहर की तरफ करेंगे, सी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ रहा है, साइटोप्लाज्म में आ रहा है और अमीबा उसका क्या करेगा, फर्दर यूज करेगा, ठीक है। जैसे भी उसको यूज करना है वैसे यूज करेगा अमीबा, ठीक है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे, ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या कर दिया, बॉडी से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स है, सारे स्टेप्स ये फॉलो करेगा, मतलब अमीबा क्या है, कौन सा मोड यूज कर रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, सी यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यूट्रिशन फीडिंग ऑफ अमीबा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंजेशन, फर्स्ट क्या हो रहा है, इंजेशन, जिसमें क्या है, सूडोपोडिया के थ्रू फूड को कंज्यूम कर रहा है अमीबा। फिर उसके बाद उसने फूड वैक्यूल बना दिया है अपनी बॉडी में जिसके अंदर फूड है, ठीक है, और एंजाइम्स एंटर कर रहे हैं, तो देखो एरो अंदर की तरफ है। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो रहा है, डाइजेशन, जो एंजाइम्स अंदर गए हैं फूड वैक्यूल में वो फूड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। थर्ड हो रहा है एब्जॉर्प्शन, अब जो भी देखो फूड, यहाँ पे फूड पार्टिकल पूरा जो है ब्रेक हो गया है अच्छे से, ठीक है यहाँ पे, और अब वो जो भी फूड पार्टिकल्स है जो भी ब्रेक हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो अब क्या करेंगे, बाहर आएंगे और साइटोप्लाज्म में जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो यूज करना, जैसे भी उसको यूज करना है वो यूज करेंगे। फिर तो यूज में क्या हम बोलते हैं उसको, असिमिलेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अमीबा ग्रोज, मतलब कि उसकी ग्रोथ के लिए या जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें वो उस फूड को जो भी एब्सॉर्ब किया है उसको यूज करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। फिर नेक्स्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड बचा है उसकी बॉडी में, उसको क्या करेगा, बॉडी से रिमूव कर देगा, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है अमीबा जो हमने पढ़े थे अभी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, ठीक है, समझ में आया। सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया कर लिया है, हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया है कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस होते क्या क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और साथ साथ में हमने ये भी देख लिया कि लाइफ प्रोसेसेस में से जो एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन टाइप्स क्या क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके बेसिस पर हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी देखा है। फिर उसके बाद हमने मोनोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें हमने अमीबा के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फूड कंज्यूम करता है वो देख लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। तो ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, स्टेप्स हम भी सेम यही फॉलो करेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, यही 5 स्टेप्स रहेंगे। बट इतना सिंपल नहीं रहेगा क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेप्स अलग अलग टाइप से फॉलो होंगे। तो कैसे होते हैं, कैसे डाइजेशन होगा, फिर कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे इजेशन होगा, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो है यू हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक आप ये पढ़ो और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, मैं ट्राई करूँगी, बेसिकली ट्राई नहीं, मैं आंसर करूँगी ही करूँगी, आप जरूर कमेंट करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। सो वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी 1-2 दिन में ही अपलोड कर लूँ और हम उसमें डाइजेशन विद ह्यूमन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल का नाम है हमारा बायो इज लाइफ, ओके, चैनल का नाम क्या है, बायो इज लाइफ, एंड लोगो आपको ये वाला मिल जाएगा द बायो बुक करके, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इस टॉपिक से रिलेटेड या बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।